सभी जानते ही हैं कि DSSB ने 15 जून और 16 जून को पीजीटी के एग्ज़ाम की डेट दे दी गई है। एग्ज़ाम हो या ना हो, लेकिन हमें अपनी तैयारी करना है। अभी हम कुछ भी फिक्स कह नहीं सकते हैं कि पेपर होगा, बट जून में जो है बिल्कुल पेपर होने के पूरे आसार हैं। इसलिए हम अपनी तैयारी को पूरा कस के करेंगे ताकि सिलेक्शन हमारा हो जाए। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है हिंदी साहित्य के पेपर उपलब्ध करवाया था 2018 का, फीमेल पीजीटी हिंदी का। और हमारा जो है शिक्षण अभिरुचि के जो प्रश्न होते हैं वो रह गए थे। तो आज जो 20 प्रश्न हैं, पहले मैं शिक्षण अभिरुचि के आपको उपलब्ध करवा दूंगी। और स्टूडेंट्स, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हम अब DSSB को टारगेट करके अपनी तैयारी को अच्छे से करेंगे। मैं कोशिश करूंगी। आप बता दीजिए आप हिंदी के प्रश्न चाहते हैं या फिर आप 100 क्वेश्चन कॉमन पेपर के चाहते हैं। उसी तरीके से हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। और यदि पेपर नहीं भी होता है तो हमारे सामने DSSB की TGT, PRT एंड क्लैरिकल की भर्तियां जो हैं खूब सारी निकल आई हैं। तो वो भी अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है। तो अपने पास 4 से 5 महीने हैं। यदि आप आज से भी अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो आप अपने सिलेक्शन को फाइनल कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, देर ना करते हुए अपने टारगेट को अपने सामने लगा लीजिए कि इस बार 2021 में आपको कौन सी पोस्ट पर सिलेक्शन लेना है, और उसके अकॉर्डिंग सिलेबस भी लगा लीजिए और हमारे चैनल के साथ भी बन जाइए। टाइम टू टाइम आप लोगों को मैं यहाँ पर महत्वपूर्ण वीडियो देती रहूँगी। तो चलिए हम शिक्षण अभिरुचि को शुरू कर लेते हैं, जो कि टीचर्स के एग्ज़ाम में TGT और PGT और PRT तीनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हिंदी की शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न हैं। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी के शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, कई स्कूल कर्मचारियों का मूल्यांकन डैश के लिए करते हैं? प्रतिक्रिया के लिए, काम आवंटित करने के लिए, भुगतान संशोधन के लिए, या माता पिता को सूचित करने के लिए? तो इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। यहाँ पर जो ग्रीन टिक है ये मैं आपको बता दूँ DSSB द्वारा ऑफिशियल आंसर की दी गई है, उसके माध्यम से ही मैं आपको ये पेपर उपलब्ध करवा रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाठ्यचर्या डिज़ाइनों का एक सेट है जो सीखने के लिए स्पष्ट रूप से सीखने वाले का केंद्रित दृष्टिकोण है? पहला है परीक्षा केंद्रित डिज़ाइन, विषय विशिष्ट डिज़ाइन लर्नर, और केंद्रीय डिज़ाइन मानववादी डिज़ाइन। दूसरा ऑप्शन है बाल केंद्रित डिज़ाइन, अनुभव केंद्रीय डिज़ाइन, रेडिकल डिज़ाइन और मानववादी डिज़ाइन। देखिए, आप इसको आंसर को कैसे छाटेंगे? जो मानववादी डिज़ाइन है वो तो होना ही चाहिए। यदि मानव के अनुकूल कुछ भी आपकी दिनचर्या या कुछ भी नहीं है तो आप, क्योंकि एक मानव है, टीचर भी एक मानव है, बच्चे भी एक मानव है, तो मानववादी डिज़ाइन होना तो उसमें अनिवार्य है। तो पहले और दूसरे में से ही कोई ऑप्शन होगा। बाकी 3 और 4 में जो है मानववादी डिज़ाइन नहीं दिया गया, तो 3 और 4 पहले ही कट जाएंगे। दूसरी बात, शिक्षण जो होता है, पाठ्यचर्या जो होती है, उसको टीचर के साथ साथ कौन फॉलो करता है? स्टूडेंट भी फॉलो करते हैं। तो इसलिए वो कैसी भी होनी चाहिए? बाल केंद्रित डिज़ाइन भी होनी चाहिए। तो पहले ऑप्शन में बाल केंद्रित नहीं दिया गया है, तो बाल केंद्रित कट गया, हमारे पास बचा ऑप्शन 2। तो यहाँ पे बाल केंद्रित और अनुभव केंद्रित डिज़ाइन, रेडिकल डिज़ाइन, ये सब भी आपको याद करने हैं। शामिल करने के सामाजिक मॉडल के अनुसार भागीदारी के लिए बाधाएं हैं। कौन कौन सी बाधाएं हैं देखेंगे। विकलांगता के कारण समाज में किसी व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा, और सेकंड है, थर्ड है सही करने के लिए बहुत कुछ, सामाजिक सेटिंग और लोगों का दृष्टिकोण। शामिल करने के सामाजिक मॉडल, देखिए सामाजिक में हमारे पास समाज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। इस वजह से हम जो है लोगों की भागीदारी वहाँ पर निश्चित नहीं कर सकते। यहाँ पे तो सामाजिक सेटिंग और लोगों का दृष्टिकोण एक मुख्य बाधक है। बच्चे जो बुद्धिमान के अपने कालक्रम के स्तर से अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें आमतौर पर क्या कहा जाता है? प्रतिभाशाली बच्चे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बुद्धिमान बच्चे भी बहुत बच्चों ने इसका आंसर लगाया था। बच्चे जो बुद्धिमान के अपने कालक्रम के स्तर से, मतलब जो उनका समय है उनसे आगे बढ़कर जो काम करते हैं उसको क्या बोला जाएगा? प्रतिभाशाली बच्चे। बुद्धिमान बच्चे तो वो भी कहलाएंगे जो अपने कालक्रम के अनुसार चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एलिमिनेट के हिसाब से देखेंगे। संवेदनशील अवधि की अवधारणा जिसके दौरान बच्चों को तीव्र उत्तेजना की तलाश है, निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण में प्रस्तावित किया गया था? तो मोंटेसेरी दृष्टिकोण। मोंटेसेरी को आप पढ़ लीजिएगा, बच्चों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों में जो तीव्र उत्तेजना होती है तलाश की, सर्चिंग की, आपने देखा, तो वो किस अवधारणा के अंतर्गत दिया गया है? मोंटेसेरी के।
शिक्षक सतत शिक्षार्थी है, ऐसे शिक्षकों के लिए सच है जो परीक्षण करते हैं, ध्यान रखने वाले होते हैं, चिंतनशील होते हैं, छात्रों से बातचीत करते हैं। ये किसके लिए सही बात है? जो शिक्षक चिंतनशील होते हैं, जो मतलब चिंतन करते हैं। शिक्षक सतत शिक्षार्थी है, मतलब कहने का अर्थ क्या है, एक टीचर जो होता है हमेशा एक विद्यार्थी भी होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो है हमेशा उसकी संभावना सीखने की बनी रहती है, हमेशा वो चिंतनशील होते हैं, अपनी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। शिक्षा में प्रदर्शन कला को जोड़ना इस दृष्टिकोण के अनुरूप है। शिक्षा में प्रदर्शन कला को क्यों जोड़ना अनुरूप है? करके सीखना। यदि हम प्रदर्शन कला को उसमें जोड़ते हैं, मतलब उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे जो प्रोजेक्ट होते हैं बच्चों को करके सीखने से संबंधित होते हैं, कि पहले आप करके देखिए, उससे बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। एक बच्चे की प्रगति उसके पिछले प्रदर्शन से तुलना करके सबसे अच्छा मापा जाता है। स्वतः संदर्भ है ये, ग्रेडिंग प्रणाली, सामान्य संदर्भ या रैंकिंग प्रणाली। एक बच्चे की प्रगति उसके पिछले प्रदर्शन से तुलना करके सबसे अच्छा मापा जाता है। तो ये कौन मापता है? ये हम ग्रेडिंग सिस्टम से यदि करना शुरू कर देंगे तो बच्चे जो है डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो ये स्वतः संदर्भ है, बच्चे अपने आप को इस स्तर पर आंकेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कई स्थानों पर एक ही डाटा का भंडारण को कहा जाता है डेटा अतिरेकता। डेटा पुनरावृत्ति, डेटा संवर्ती, डेटा पुनर्स्थापित, डेटा अतिरेकता। कई स्थानों पर एक ही डाटा का भंडारण, तो इससे आप इंग्लिश शब्द से भी निकाल सकते हैं, अतिरेकता मतलब अति है डाटा की वहाँ पे। हमारे दैनिक जीवन में पाए गए कुछ गैर बायोडिग्रेबल कचरा में से कौन से है? गैर बायोडिग्रेबल कौन सा कचरा होता है जो कि हमारे पर्यावरण में कभी, मतलब जो हमेशा बना रहता है, उसका विनाश नहीं हो सकता है, या वो हमारे पर्यावरण में नुकसान बहुत पहुंचाता है, जैसे एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, कीटनाशक, शीशा। तो इसलिए अब प्लास्टिक पे, इन सब चीज़ों पे जो है सरकार कोशिश कर रही है रोक लगाने की भी। तो ये कैसे कचरे हैं जो गैर बायोडिग्रेबल हैं, जो कभी भी, मतलब इनका कंपोज नहीं होता है। जैसे आप लोग देखेंगे कि खाद खाद जो है धीरे धीरे क्या करती है, हमारी ज़मीन को उपजाऊ करती है, लेकिन ये कैसे अवयव हैं जिनका डिग्रेबल नहीं होता है, मतलब ये जैसे हैं वैसी स्थिति में रहते हैं और समय के साथ साथ हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। ASCII का विस्तारित रूप क्या होगा? ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग पूछ दिया कुछ कुछ। इसका देखेंगे, ए से क्या है अमेरिकन, एस से क्या है स्टैंडर्ड, सी से क्या है कोड, और आई फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, नेक्स्ट भी पूछ सकता है। पूर्व प्राथमिक चरण में प्रदर्शन कला को शामिल करने में मदद मिलती है। किसमें मिलती है? मनोविज्ञान कौशल में इससे मदद मिलती है। पूर्व प्राथमिक चरण में मतलब कि जो पूर्व बच्चों वाला जो स्तर होता है उसको भी प्रदर्शन कला में शामिल करना चाहिए, तो हमें बच्चों की मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझने में मदद मिलती है। पढ़ने के लिए 3S को क्या कहते हैं? 3S ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3S मतलब साउंड, सिंबल और सेंस। ठीक है, एस के 3 मतलब है। एस मतलब साउंड, इसको हिंदी में ध्वनि बोलते हैं। सिंबल मतलब प्रतीक, और सेंस मतलब बोध। ठीक है। समय की बाधाओं और विषय विशेषज्ञों की उपलब्धता की समस्याओं को सबसे अच्छा संबोधित किया जा सकता है। समय की बाधाओं और विषय विशेषज्ञों की उपलब्धता की समस्याओं को सबसे अच्छा संबोधित आभासी सीखने के वातावरण से संबोधित किया जा सकता है। ठीक है। महिला शिक्षक बेहतर प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक शिक्षकों का एक विशिष्ट उदाहरण है। ये कैसा एक दृष्टिकोण है? लिंग पर पक्षपात। ओके, चलिए। विशेष जरूरत वाले छात्रों को सीबीएसई बोर्ड द्वारा किस प्रकार समर्थित किया जाता है? विशेष ज़रूरत में आपने देखा होगा सीबीएसई में क्या करते हैं, जो बच्चे थोड़ा सा विशेष ज़रूरत वाले बच्चे, पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन से होते हैं, जो थोड़े से मानसिक रूप से पीछे होते हैं, बाकी नॉर्मल बच्चों से थोड़े से वो बच्चे कैसे होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं। तो उनको जो है सीबीएसई कुछ विशेष छूट देती है। कैसे छूट देती है? जैसे बाकी बच्चों को हमने होमवर्क दिया, हमने एक बच्चे को पूरा एक लेसन दिया, लेकिन हम उस बच्चे को केवल कितना देंगे? एक प्रश्न देंगे। तो इस प्रकार से सीबीएसई उसको छूट देती है। और किस हिसाब से भी छूट देती है? जब फाइनल एग्ज़ाम होते हैं तब भी उसको थोड़ा छूट मिलती है। वहाँ पर फाइनल जो पेपर होता है वो बाकी बच्चों के मुकाबले उसका जो पेपर है थोड़ा सा हटके बनाया जाता है, ईजी बनाया जाता है, ताकि इस विशेष ज़रूरत वाले बच्चे जो हैं आराम से कुछ ना सीखने से कुछ सीख सकें। तो आप ध्यान रखिएगा, सीबीएसई इनको क्या देती है? छूट देती है।
देश की सिफारिश शिक्षा आयोग 1964 से 66 द्वारा की गई थी। तो कॉमन स्कूल सिस्टम CSS की सिफारिश जो है शिक्षा आयोग ने की थी कि सभी के लिए कॉमन स्कूल होना चाहिए। चिंतनशील जर्नल एक शिक्षण डायरी से अलग है क्योंकि इसमें निम्न शामिल हैं। चिंतनशील जर्नल एक शिक्षण डायरी से कैसे अलग है? जैसे अनुभवों से सीखना, अंतर्निहित सामग्री, अनुभव और शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ भी टीचर्स जो होते हैं किस में लिखते हैं, एक डायरी मिलती है। जैसे भी आप टीचर बन जाओगे केंद्रीय विद्यालय में या किसी में भी, आपने बीएड के दौरान भी देखा होगा, आपके पास एक डायरी होती है, टीचर्स डायरी, जिसमें आप डेली का लेसन प्लान करते हैं। और उस डेली के लेसन प्लान में आप उसमें क्या क्या शामिल करते हैं, जो जो सामग्री आप पढ़ाने वाले हो और जो जो टीचिंग एड्स आप यूज़ करने वाले हो। और अनुभव मीन्स आप और बच्चों से क्या क्या अनुभव वहाँ से लेंगे, ये सब जो है टीचर्स डायरी में शामिल होता है। अनुभवों से सीखना ये टीचर्स डायरी में शामिल नहीं होता, क्योंकि ये हमारे चिंतन का एक लेवल है। इसको हम लिख कर नहीं, इसको हम अपने जीवन में उतार कर ही सीख सकते हैं। तो ये जो है एक शिक्षण डायरी से अलग है। पाठ को पढ़ना और चिंतन करना इससे संबंधित है। सामाजिक दृष्टिकोण, भाषा दृष्टिकोण, रचनात्मक दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। देखो, पाठ को पढ़ना और चिंतन करना। तो कुछ बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, पाठ को पढ़ना जैसे ही देखा तो वो क्या समझते हैं ये भाषा का दृष्टिकोण है। नहीं, आप इस क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़िए। पाठ को पढ़ना और चिंतन करना, हम एक स्टेप और आगे बढ़ गए। केवल पाठ को पढ़ना होता तो आंसर क्या हो जाता, भाषा का दृष्टिकोण हो सकता था कि हम बच्चे की कैसे देखना चाहते हैं, हम उसका वाचन देखना चाहते हैं। बट यहाँ पे क्या है, पढ़ने के साथ साथ चिंतन करना भी है। जब आपके पास कोई भी चीज़ चिंतन करने के लेवल पर आ जाती है तो इसका मतलब हम कुछ नया कर रहे हैं, क्रिएटिव कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, रचनात्मक दृष्टिकोण। छात्र के काम पर उत्पादक प्रतिक्रिया देना एक है। छात्र के काम पर उत्पादक प्रतिक्रिया मतलब फीडबैक देना। जैसे किसी स्टूडेंट ने कोई काम किया तो आपने उस पर फीडबैक दिया, तो उसे क्या कहेंगे हम, रचनात्मक दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण या संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। देखिए, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण तो क्या होता है कि भाई आपने बस केवल उसकी संज्ञा को मापा है कि बच्चे को उतना आया है या नहीं आया। सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण से जो है हमारा यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम बच्चे को काम पर फीडबैक दे रहे हैं। हम उसका सामाजिक दृष्टिकोण क्या होगा, जब हम बच्चे को, हमने कोई ग्रुप वर्क दिया, हमने ये देखा कि ये सोसाइटी में किस प्रकार से बिहेव करेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन भी नहीं होगा। व्यवहारवादी दृष्टिकोण भी नहीं होगा, क्योंकि हम किस पर फीडबैक दे रहे हैं, काम पर दे रहे हैं। व्यवहार को हम कब नापते हैं, जब हमने बच्चे को कोई अलग काम दिया और उस पर बच्चे की क्या प्रतिक्रिया हुई, उसको हम व्यवहारवादी दृष्टिकोण बोलते हैं। या फिर बच्चा, हम अगर बच्चे को, जैसे पूरी क्लास को हमने काम दिया, कुछ बच्चे उस काम को लेकर बहुत ही हैप्पी होते हैं, बट कुछ बच्चे जो है मुंह बनाते हैं, और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत ही इरिटेट हो जाते हैं। तो सबके व्यवहार कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो वो होता है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। अब बात आती है रचनात्मक दृष्टिकोण। हमने रचनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा, इसको कैसे बोलेंगे, क्योंकि बच्चे ने कैसा काम किया है, बच्चे ने कुछ काम किया है और हमने उस पर एक दृष्टि, उस पर प्रतिक्रिया दी कि हाँ ये वर्क अच्छा है, कीप इट अप। आपने देखो होगा टीचर्स जो हैं हमेशा एक्सीलेंट देते हैं बच्चों को, गुड देते हैं, वेरी गुड देते हैं, या कीप इट अप बोलते हैं। तो इससे हम क्या चाहते हैं, बच्चा और भी कुछ क्रिएटिव करे और आगे और इससे भी अच्छा काम करने की कोशिश करें। और ये बात केवल अच्छे बच्चों के लिए नहीं है, ये वीक बच्चों के लिए भी होता है। जैसे अगर किसी बच्चे ने काम को पूरा नहीं किया तो टीचर वहाँ पर कोई प्रतिक्रिया लिखता है अपनी, क्या लिखता है, कार्य को कृपया पूरा करें। और या फिर ऐसे भी वो फीडबैक दे देता है, मात्रात्मक गलतियाँ बहुत हैं, इनमें सुधार करें। ये मैं हिंदी की बात कर रही हूँ। तो हमने ऐसा क्यों लिखा, उससे क्या होगा, उससे बच्चे के माता पिता भी उसको पढ़ेंगे, बच्चा भी पढ़ेगा और बच्चा अगली बार जो है उस पर ध्यान देगा। इससे क्या हमने उस बच्चे में डेवलप किया, एक रचनात्मक दृष्टिकोण उसके अंदर डेवलप करने की कोशिश की। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है हमारे रचनात्मक शिक्षण अभिरुचि के 20 प्रश्न थे जो जुलाई 2018 के फीमेल एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आपको वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप अपने फीडबैक भी मुझे दीजिए, कि सजेशंस भी दे सकते हैं कि आपको अभी क्या पढ़ना है। यदि आप शिक्षण अभिरुचि पे 20 प्रश्न चाहते हैं तो मैं वो भी आपको उपलब्ध करवा सकती हूँ। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, और आप तब तक जो है अपनी तैयारी को बेस्ट करते रहिए, अपनी तैयारी लगातार करते रहिए, और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है स्टूडेंट्स।
ओके मैं जो है आप लोगों के लिए अगली वीडियो में कोशिश करूंगी 100 क्वेश्चन इसी पेपर के आपको उपलब्ध करवा दूंगी, ताकि आपको कॉमन पेपर जो 100 नंबर का है वो भी आपको देखने को मिले। तब तक के लिए मिलते हैं स्टूडेंट्स। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। वंदे मातरम।